हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फर्स्ट स्टेप। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 के पॉलिटिकल साइंस पेपर के ऑफिशियल सिलेबस की। ठीक है ना। और पेपर 2 में हर सब्जेक्ट का अलग अलग होता है, तो यहाँ पे हम खास करके पॉलिटिकल साइंस सेक्शन की चर्चा करेंगे, जो कि पॉलिटिकल साइंस का पेपर यहाँ दिया हुआ है। इसका कोड नंबर 2 है, देख सकते हैं। यूजीसी का नेट ब्यूरो द्वारा यह ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया है उसके वेबसाइट पर। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आप जो भी पढ़े वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसी टॉपिक को पढ़े, उसी थिंकर को पढ़े, उससे अलग ना जाए। क्योंकि ये जो ज्ञान है वो अथाह समंदर है, लेकिन आपका एग्ज़ाम सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। तो पहले सिलेबस कवर कर ले, एग्ज़ाम क्रैक कर ले, उसके बाद जितना एक्स्ट्रा नॉलेज लेना हो लेते रहिएगा। नहीं तो अगर इस समुंदर में भटक जाइएगा तो फिर एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे अपने पेपर पॉलिटिकल साइंस की। अभी तक पेपर 1 का जो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम होता है उसके सिलेबस की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वो चैनल पे वीडियो बना हुआ है, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके उसे ज़रूर देख ले। और ये खास करके पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए रहेगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा। आइए देखते हैं, इसमें भी आपको हम थोड़ा सा बता दें कि 10 यूनिट रहता है। टोटल यूनिट जो है टोटल 10 यूनिट रहता है। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आते हैं? नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ये 100 आते हैं, यानी कि प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि 10 ही रहेगा। कहीं 11-12 भी हो जाता है, कहीं 15 हो जाता है, और तो किसी में 5 क्वेश्चन हो जाता है। तो ये थोड़ा वैरी करते रहता है, लेकिन एक मोटा मोटी अप्रॉक्सीमेटली मान कर चला जाता है कि हर यूनिट से 10 क्वेश्चन आपको रहेंगे ही रहेंगे। इसलिए सभी यूनिट जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं इसका। और इसके लिए आपको पता ही है कि दोनों पेपर मिला करके टोटल 3 आवर मिलते हैं आपको। तो बहुत सारे लोग जो है कि 1 आवर पेपर 1 के लिए लगा देते हैं और 2 आवर जो है पेपर 2 के लिए लगा देते हैं, क्योंकि वहाँ 50 क्वेश्चन है, यहाँ 100 क्वेश्चन है। जैसे भी हो 150 क्वेश्चन को आपको 3 घंटा में सॉल्व करना है। आइए देखते हैं, पहला यूनिट है पॉलिटिकल थ्योरी का। ये अब ये हिंदी का मतलब कोई इशू नहीं करिएगा, उतना तो आपको हिंदी इंग्लिश समझ होना चाहिए। तो पॉलिटिकल थ्योरी ऐसे मैं बोल दूंगा, हिंदी जो होगा वो मैं बोल दूंगा। पॉलिटिकल थ्योरी पहला यूनिट है। इसका मतलब होता है कि राजनीतिक सिद्धांत। इसमें क्या कंसेप्ट में क्या पढ़ना है? लिबर्टी का कंसेप्ट पढ़ना है, यानी स्वतंत्रता का, इक्वालिटी समानता का, जस्टिस न्याय का, राइट अधिकार का, डेमोक्रेसी लोकतंत्र, पावर शक्ति, सिटीजनशिप, इन सभी चीज़ों का कंसेप्ट पढ़ लेना है। फिर अगर पॉलिटिकल ट्रेडिशन की बात करें तो इसमें आ जाता है लिबरलिज्म, उदारवाद, कंजर्वेटिज्म, सोशलिज्म, मार्क्सिज्म, फेमिनिज्म, इकोलॉजिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म। इसी को बहुसंस्कृतिवाद बोलते हैं। बहुत सारी संस्कृतियों का एक साथ जब व्यक्ति होता है तो वो मल्टीकल्चरलिज्म कहलाता है। उसके बाद आता है पोस्ट मॉडर्निज्म। तो ये आपको यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी में इतना ज़रूर कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होने जा रहे हैं। तो फिर आते हैं पॉलिटिकल थॉट पे। तो यहाँ पॉलिटिकल थॉट कहने का मतलब हुआ कि ये पॉलिटिकल थॉट तो है, लेकिन इसमें जो भी थिंकर है वे सभी वेस्टर्न हैं। ठीक है ना, इसलिए इसको बहुत जगह पे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट बोला जाता है। क्योंकि इसमें देखिए कन्फ्यूशियस के बारे में पढ़ना है, ये तो एक अलग चाइना के थे, बाकी सब आपको वेस्टर्न के मिलेंगे। प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो, हीगेल, मैरी वालेस्टोनक्राफ्ट, बहुत बड़ी नारीवादी एक थिंकर हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल, इसी को जेस मिल बोला जाता है। कार्ल मार्क्स, एंटोनियो ग्राम्स्की, हन्ना आरेंट, फ्रेंच फेनॉन, माओ जेडंग और जॉन रल्स, ये सभी के सभी थिंकर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सभी से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, हर नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो ये सभी थिंकर जो है मेजर थिंकर है, इनके बारे में आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। इनके लिए मैं अलग अलग से एक यूनिट वाइज जो है पेपर 2 का पूरा मैं कंसेप्चुअल वीडियो लेकर के आऊँगा। चैनल पे मिलेगा आपको। पॉलिटिकल साइंस से ही मैं 3 बार नेट क्वालिफाई हूँ और मेरा पीएचडी भी चल रहा है उसी में। तो आपके कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, आप लोगों से ज़रूर देखिएगा, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। अब आते हैं, जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर का क्या थॉट रहा है, क्या विचार रहा है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे थिंकर हुए हैं, वो भी अपने विचार व्यक्त किए, उसके बारे में भी पढ़ना है। जैसे यहाँ देख लीजिए इंडियन पॉलिटिकल थॉट में क्या है, तो ये धर्मशास्त्र के बारे में पढ़ना है। वहीं जो मनु थे जिन्होंने धर्मशास्त्र की रचना की, यानी कि मनुस्मृति इसी को बोला जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। फिर कौटिल्य के तो सब हर कोई जानता है।
चाणक्य कौटिल्य, उसके बाद अगन्ना सुत्ता, जियाउद्दीन बर्नी के बारे में पढ़ना है, कबीर के बारे में पढ़ना है, पंडिता रमाबाई के बारे में पढ़ना है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में पढ़ना है, स्वयं विवेकानंद के बारे में पढ़ना है, रविंद्रनाथ टैगोर है, महात्मा गांधी हो गए, श्री अरविंदो हो गए, पेरियार वी रामास्वामी हो गए, मोहम्मद इकबाल हो गए, एम.एन. रॉय हो गए, बी.डी. सावरकर हैं, बी.आर. अम्बेडकर है, जवाहरलाल नेहरू है, राम मनोहर लोहिया, उसके बाद जयप्रकाश नारायण और दीनदयाल उपाध्याय। इतने पॉलिटिकल थिंकर जो हैं इंडिया के, इनके बारे में आपको यूनिट 3 में पूरा ये सिलेबस है और ये पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस, ये है तुलनात्मक राजनीति, ठीक है ना। तुलनात्मक राजनीति का अध्ययन विश्लेषण करना है इसमें यूनिट 4 में। तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है लोगों के लिए, बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं, लेकिन जेसी जौहरी की एक किताब है जो आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको बना देगा, ठीक है ना। इसके लिए वो जेसी जौहरी की बुक आती है, राइटर का नाम है जेसी जौहरी, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, लेकिन उस पूरे बुक को नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, वो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसका कुछ ही चैप्टर है जिसको पढ़ना है, वो मैं आपको बता दूंगा कौन कौन से उसके चैप्टर नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, बाकी छोड़ देना है। पहले उसको पढ़ लेना है, कंसेप्ट क्लियर कर लेना है, फिर आगे बढ़ना है। देखिए इसमें अप्रोच के बारे में बताया जाएगा, कॉलोनियलिज्म एंड डी कॉलोनियलिज्म क्या था, कैसे उसका फॉर्मेशन हुआ, कैसे स्ट्रगल हुआ, ये सब पढ़ना है। फिर नेशनलिज्म का कैसे विकास हुआ यूरोप में, फिर नॉन यूरोपीय यूरोप से बढ़ कर के इंडिया में कैसे नेशनलिज्म फैला, स्टेट थ्योरी क्या है, ठीक है ना। इस सब पे बड़ा डिबेट होता है। ग्लोबलाइजेशन इसमें देखिए पढ़ना है, नेशन स्टेट थ्योरी पढ़ना है। उसके बाद है पॉलिटिकल रेजीम। पॉलिटिकल रेजीम अभी जो है एक चीज़ बहुत सुनते हुइएगा कि ईरान और यूएस इजराइल वाला जो वार चल रहा था उसमें एक रेजीम चेंज करने की बात चल रही थी, तो वही क्या होता है रेजीम, उसी के बारे में यही पॉलिटिकल रेजीम में पढ़ना रहता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद क्या है, इसी के बारे में इसमें पढ़ना है, जिसमें बताया जाएगा फॉर्म ऑफ संविधान कैसे बना, रूल ऑफ लॉ क्या है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस क्या है, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है, इमरजेंसी पावर क्या है, इन सभी चीज़ों को संविधान और संविधानवाद में पढ़ा जाता है। उसके बाद आता है डेमोक्रेटाइजेशन, ये इसका सिलेबस है। डेवलपमेंट, अंडर डेवलपमेंट, डिपेंडेंसी क्या है, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं ना कि ये इंडिया जो है अभी डेवलप कंट्री नहीं बना है, वो अंडर डेवलपिंग कंट्री है, ठीक है ना, यानी कि डेवलप होने के रास्ते पर है। फिर उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ पावर, पावर का स्ट्रक्चर कैसे होता है, रूलिंग क्लास है, पावर एलीट है, डेमोक्रेटिक एलिटिज्म है, इन सभी चीज़ों के बारे में पॉलिटिकल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ना है। एक्टर एंड प्रोसेस, जिसमें इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टी सिस्टम क्या है, इंटरेस्ट ग्रुप क्या है, प्रेशर ग्रुप क्या है, सोशल मूवमेंट कैसे चलता है, कैसे नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ चलता है, सिविल सोसाइटी कैंपेन रेवोल्यूशन कैसे लाती है, इन सभी चीज़ों को कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पढ़ना है। तो इसके लिए क्या होगा, जेसी जौहरी की किताब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 पॉलिटिकल थ्योरी जो मैं बताया हूँ, उसके लिए भी एक बुक आती है ओम प्रकाश गावा की, जिसको हम लोग ओपी गावा बोलते हैं, और वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। वो काफ़ी अच्छा बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं। वो जो है इंग्लिश में रहता है एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी, और हिंदी में रहता है राजनीतिक सिद्धांत की एक रूपरेखा। वो आपका बेसिक स्टैंडिंग क्लियर करेगा। हालांकि उससे भी और अच्छे स्टैंडर्ड बुक आपको पढ़ने चाहिए, लेकिन जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तब तक आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशन, आपका आ जाता है यूनिट 5 में, देख सकते हैं। इसके लिए मैंने आईआर के लिए पहले जो इसका थ्योरी कंसेप्ट है, जैसे कि यहाँ अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, क्या अप्रोच है, आइडियलिज्म, रियलिज्म, स्ट्रक्चरल मॉडल, न्यू लिबरलिज्म, इन सब इसमें आता है थ्योरी। तो इन सब चीज़ को यहाँ कंसेप्ट है, देख सकते हैं। स्टेट सिस्टम, हम लोग जो है बिहार एक स्टेट है, लेकिन भाई आईआर में चलिएगा तो ये स्टेट है, ये नहीं है। तो इन सब चीज़ को पढ़िएगा तो पता चलेगा कैसे है। इसके लिए आईआर के थ्योरी का एक बुक आता है पतली सी, महेंद्र कुमार और नरेंद्र लाल की। तो वो एक सैद्धांतिक पुस्तक है, थ्योरी कंसेप्ट उसमें क्लियर होता है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा आपको। उसको मैं रेफ़र करता हूँ, वो आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी उससे कंसेप्ट क्लियर होता है। बाकी उसके बाद इसमें कन्फ्लिक्ट और पीस जो है आईआर में क्या क्या हुए हैं, उन सब चीज़ों को पढ़ना है। उसके बाद कुछ जैसे कि यूनाइटेड नेशन संगठन है, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर पॉलिटिकल इकोनॉमी क्या है। उसके बाद जो संगठन है जैसे कि WTO, G20, ब्रिक्स, नॉर्थ साउथ डायलॉग, आसियान, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकन यूनियन, संघाई कोऑपरेशन, इन सब के बारे में भी पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस क्या हैं,
जैसे कि क्लाइमेट इन्वायरमेंटल कंसर्न इशू, इन सब चीज़ का, इंटरनेशनल टेररिज्म बढ़ रहा है, ठीक है ना, रिफ्यूज़ी माइग्रेशन का मामला बढ़ रहा है आईआर में, उन सब चीज़ को भी देखना पड़ता है। अब आते हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी यूनिट 6 में है दोस्तों, भारत की विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। इसके लिए एक बुक आती है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओम प्रकाश गवा की भी आती है, लेकिन एक बी.एल. फाड़िया की, हाँ बी.एल. फाड़िया की एक बुक आती है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, वो काफ़ी मस्त बुक है, उसको आप पढ़ सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। उसमें इंडिया के पर्सपेक्टिव को काफ़ी अच्छे से समझाया गया है, जो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकता है। देख लीजिए, इसमें इंडिया का रिलेशन जो है, पहले तो पर्सपेक्टिव इंडियन फॉरेन पॉलिसी क्या क्या है वो उन सब पढ़ना होगा। उसके बाद इंडिया का रिलेशन जो यूएसए के साथ कैसा है, रसिया के साथ कैसा है, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कैसा है। फिर हमारे इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी में नॉन अलाइंड मूवमेंट जो है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नॉन अलाइंड मूवमेंट में इंडिया भी बहुत बड़ा इसका पार्टिसिपेट किया था। देख लीजिए, ब्रिक्स, आसियान, शंघाई, इस सब भी इसमें आ जाता है। लुक ईस्ट पॉलिसी, लुक एट पॉलिसी, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, फिर इसके बाद मैरीटाइम सिक्योरिटी, इन सब चीज़ को बारे में इसमें पढ़ना है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, यूनिट 7 पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। इसके लिए आप एम लक्ष्मीकांत की भारतीय राज्य व्यवस्था जो बुक आती है, ठीक है ना, इंडियन गवर्नेंस इंग्लिश में, या हिंदी में भारतीय राज्य व्यवस्था, लक्ष्मीकांत की, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। इसमें बहुत आसान होता है, ये इंडियन सेक्शन है, हर कोई पढ़ा हुआ रहता है। जैसे कि मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के बारे में पढ़ना है, कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या फिलोसफी, उसको पढ़ना है। भारत में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधानवाद का विकास कैसे हुआ, यूनियन एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ना है, यूनियन पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर, रोल, उसको पढ़ना है, भारतीय इंडियन जुडिशियरी के बारे में पढ़ना है, इन सब चीज़ों के बारे में, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर कैसे काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर, गवर्नर क्या है, कैसे काम करता है, वो है, फेडरलिज्म के बारे में भी इसमें पढ़ना है। तो ये आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक से हो जाएगी, इलेक्टोरल प्रोसेस भी, ठीक। लोकल गवर्नमेंट इसमें भी पढ़ना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पीआरआई, पंचायती राज सिस्टम, ये पूछा जाता है। उसके बाद आप आएंगे यूनिट 8 में पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया जो है, ये भी एम लक्ष्मीकांत की बुक से हो जाएगी, पॉलिटिकल प्रोसेस। इसमें क्या है, स्टेट इकोनॉमी या डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है, प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इंडिया में आजकल बहुत चलता है, रिलीजन, ट्राइब, कास्ट, रीजन एंड लैंग्वेज के बेस पर कई पार्टियाँ बनी, बहुत सारे सत्ता परिवर्तन हुए, इस पर सोशल मूवमेंट चला, सिविल सोसाइटी ग्रुप बनता है, इन सब चीज़ों को आप देख सकते हैं, इसमें पढ़ेंगे। इसके लिए भी आपको एम लक्ष्मीकांत की बुक पर्याप्त है। अब आते हैं एक अलग यूनिट पे, मतलब 9 यूनिट, एक अलग तरह का सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लेकिन इसको पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट माना जाता है। तो इसमें क्या है कि इसमें थोड़ा आपको वर्ड जो है बड़ी क्लिष्ट दिखेंगे, ठीक है ना, थोड़ा सा इसके शब्द को समझने का फेर रहता है। अगर आप समझ लिए तो फिर आप समझिए कि क्वेश्चन का धुआं उड़ा देंगे। हालांकि इसके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है अगर आप प्रशासनिक कार्यों में इंटरेस्ट लेते हैं, रुचि लेते हैं ना, तो उन सब चीज़ से आपका इसमें बहुत इंटरेस्ट लगेगा पढ़ने में। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि एक बुक आती है, उसका नाम मैं अभी क्या मिस कर रहा हूँ, हाँ, अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है, काफ़ी मस्त बुक है, उसको आप एक बार दोस्त ज़रूर पढ़िएगा। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सारे कंसेप्ट, अप्रोच आपको वहाँ क्लियर हो जाएगा। जैसे इसमें देखिए, डिसीजन मेकिंग थ्योरी पढ़ना है, सिस्टम थ्योरी पढ़ना है, ठीक है ना, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आता है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी क्या है, रेशनल चॉइस थ्योरी क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना होता है। फिर कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ते हैं, कंपेयर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव पीटर डकर द्वारा दिया गया है, उसका क्या उद्देश्य है, क्या है वो, उसके बारे में देखते हैं। तो याद रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अवस्थी एंड महेश्वरी की बुक आप पढ़ सकते हैं। यूनिट 10 जो है वो गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया है, यानी कि भारत में राज्य व्यवस्था जो है, कोई भी पॉलिसी कैसे चलती है, इसके बारे में पढ़ना। ये भी आप एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िएगा तो वहाँ से ये कवर हो जाएंगे, जिसमें कि गवर्नेंस के बारे में, गुड गवर्नेंस, सुशासन के बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, रोल ऑफ स्टेट, सिविल सोसाइटी एंड इंडिविजुअल के बारे में क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल, सरकार की उत्तरदायित्व क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर गुड गवर्नेंस, ग्रास रूट गवर्नेंस, पंचायती राज एंड देयर फंक्शनिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, इसी में नीति आयोग को बढ़ाया गया है, देखिए यहाँ नीति आयोग दिया ही है सिलेबस में। ई गवर्नेंस आजकल बहुत चल रहा है,
कि क्या है। जैसे कि हम लोग जातीयवासी आय सर्टिफिकेट बनवाते हैं, वो जाना नहीं पड़ रहा है, वो ऑनलाइन मिल रहा है। तो ये ई गवर्नेंस का ही एग्जांपल है। पब्लिक पॉलिसी के बारे में इसमें पढ़ना है, मॉनिटरिंग द एवेल्यूएशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी कैसे होता है। जैसे कि जन सुनवाई होता है ना, कि हर सोमवार को जन सुनवाई होगी। मैकेनिज्म ऑफ मेकिंग गवर्नेंस प्रोसेस अकाउंटेबिलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें पढ़ना है, जो कि आपको एम लक्ष्मीकांत की पुस्तक से कंप्लीट हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम यूनिट 2 पॉलिटिकल साइंस पेपर के सिलेबस को देखें, जो कि यूजीसी के वेबसाइट पे जारी किया गया ऑफिशियल सिलेबस। तो इसके 10 यूनिट की हम चर्चा किए। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपनी तैयारी इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग करें। जो भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड आपको मदद हो सकता है मैं ज़रूर करूँगा, वीडियो लेक्चर के माध्यम हो, PDF हो, या जो भी हो, आप कमेंट करके ज़रूर पूछें, आपको मेंटरशिप किया जाएगा। इसलिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों।